हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था त्वरण, और आज की क्लास में हम बात करेंगे त्वरण की या एक समान त्वरण के लिए गति की समीकरणों की। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक समान गति की समीकरणें क्या होती हैं? देखिए यहाँ पे एक समान त्वरित गति के लिए गति की समीकरणें। एक समान त्वरित गति क्या होती है? हमारे कोर्स में जो त्वरण आता है वो हमेशा कांस्टेंट त्वरण है, मतलब नियत त्वरण है हमारे पास। कहने का मतलब है कि यदि कोई कण इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसका वेग पहले तो 2 मीटर पर सेकंड है, फिर उसके वेग में वृद्धि हुई, फिर उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर उसके वेग में और वृद्धि हुई और वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर उसका वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, फिर उसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से एक कण के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है? बराबर बराबर हो रही है ना। तो यहां पर वेग कितना बढ़ा? 2 से हो गया 4, तो त्वरण आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये 1 सेकंड में। 4 मीटर से 6 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकंड में। फिर से त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पे भी त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पे भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इस प्रकार की जो गति है इसमें वेग तो देखिए आप परिवर्तित हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है और त्वरण आ रहा है, लेकिन ये त्वरण नियत है। तो हमारे कोर्स में यही है। ऐसा नहीं है कि 2 से, ऐसा नहीं है, ये इस तरह का चीज हमारे पास नहीं है कि त्वरण भी अनियमित हो। त्वरण हमारे पास नियमित ही होगा। जैसे वेग पहले 2 है, अब 5 हो गया, फिर हो गया 7 हो गया। तो यहां पे देखिए 2 से 5 कितना बढ़ा? 1 सेकंड में त्वरण, वेग कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो त्वरण कितना आ गया यहां पर? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 से 7 बढ़ा वेग, तो यहां पर त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहां पर त्वरण हो गया 3 और यहां पर त्वरण हो गया 2। तो ये असमान त्वरण होगा। तो असमान त्वरण यहां पर हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें एक समान त्वरण पढ़ना है। तो ये जो उदाहरण है ये वाला 2, 4, 6, 8, 10 जिसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना हुआ है उसको बोलते हैं एक समान त्वरण का उदाहरण। तो हमारे पास क्या है? एक समान। तो ऐसी गति को, तो ये जो कण की गति है जिसमें वेग पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो वेग तो बदल रहा है लेकिन त्वरण नियत है। तो ऐसी गति को बोलते हैं एक समान त्वरित गति। क्या बोलते हैं ऐसी गति को? एक समान त्वरित गति। और इस एक समान त्वरित गति के लिए मुझे गति की समीकरणें यहां पर पता करनी है। तो कैसे पता करूंगा गति की समीकरणें? देखिए सबसे पहले तो आपको 3 गति की समीकरणें याद होनी चाहिए। सबसे पहली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी न्यूमेरिकल बनेंगे आगे अब इस चैप्टर में या अगले चैप्टर्स में, बार बार हर चैप्टर में गति की समीकरणें काम आती हैं। तो आपको पहली गति की समीकरण, दूसरी गति की समीकरण और तीसरी गति की समीकरण पहले तो याद होनी चाहिए। उसके बाद किस समीकरण को कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेकंड इक्वेशन कब अपन को यूज करनी है, थर्ड इक्वेशन कब यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन कब यूज होनी है, ये भी पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो सब सारी इक्वेशंस में लिखता हूं, फिर एक एक को अपन क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। मतलब यहां पर अपन एक एक समीकरणों को प्रूव करेंगे। कौन सी विधि से प्रूव करेंगे? अवकल विधि से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, अवकल समाकलन विधि से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो प्रथम समीकरण जो होती है वो होती है v बराबर u प्लस एटी। फिर सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सब याद रखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति की 3 समीकरणें हैं। यहां पर देखिए सारी राशियां क्या है, यहां पर v क्या है? यहां पर v है किसी वस्तु का अंतिम वेग। तो यहां पे लिख देते हैं v क्या है? यहां पे अंतिम वेग है।
u यहां पर क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो यहां पे लिख देंगे कि भाई u क्या है, प्रारंभिक वेग है। यहां पर s क्या है, किसी कण का विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, किसी कण का विस्थापन, या अगर हम यहां पर चाल की बात करेंगे वेग की जगह, तो यहां पर s को हम दूरी कह देंगे। अगर v और u हम वेग कहेंगे तो हम s को विस्थापन कह देंगे, ठीक है। अब यहां पर a क्या है, a हमारे पास है त्वरण एक्सेलरेशन, और t यहां पर हमारे पास है समय टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, थ्री इक्वेशंस ही पहले तो आपको याद होनी चाहिए। अब अपन एक एक समीकरणों को प्रूव करते हैं। सबसे पहले कौन सी विधि से, तो यहां पे लिखेंगे गति की समीकरणें हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, को सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। और वो भी कौन सी विधि से, हम कर रहे हैं अवकल विधि से। अवकल विधि क्या होती है, जिस विधि में हम अवकलन और समाकलन का उपयोग करते हैं उस विधि को अवकल बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलस मेथड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली समीकरण है हमारे पास v बराबर u प्लस at, ये हमारे पास है पहली समीकरण, गति की प्रथम समीकरण। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, अब यहां पे लिखेंगे सर्वप्रथम ताक्षणिक त्वरण के सूत्र से। किसके सूत्र से, ताक्षणिक त्वरण के सूत्र से। तो ताक्षणिक त्वरण सबको याद है, कल ही पढ़ा था, क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, सबको याद है ना, वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए, एक तो v चाहिए, ठीक है, मतलब प्रारंभिक वेग, एक u चाहिए, v मतलब अंतिम वेग, एक u चाहिए मतलब प्रारंभिक वेग, a चाहिए त्वरण, और t चाहिए मतलब समय। तो देखिए a है हमारे पास, यहां पर इस सूत्र में है, t है, v है, हाँ है। तो आराम से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तो देखो a dt, dv का मान क्या आ जाएगा, dv बराबर हो जाएगा a dt। तो यहां लिखते हैं dv बराबर a dt। तो हमने सबसे पहले तिरछी गुणा करी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको दिख रहा है dv मतलब अल्प वेग। अगर आपको अल्प राशि से आपको पूर्ण राशि चाहिए होती है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, छोटी से बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है हम समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या यूज करेंगे अपन, इंटीग्रेशन। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे dv से क्या चाहिए, v चाहिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दूंगा। अब इंटीग्रेशन या समाकलन जब भी लगाते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ती है, लिमिट लगानी पड़ती है, सीमा लगानी पड़ती है। नीचे हमेशा क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट, और ऊपर लगाते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट मतलब होता है प्रारंभ में, इनिशियल क्या था, प्रारंभ क्या था। तो प्रारंभ में जब यहां पर देखिए समय का, मुझे यहां पे dt है तो यहां पे मुझे समय का लिमिट लगानी है, और सॉरी यहां पर dv है तो मुझे वेग की लिमिट लगानी है, ठीक है। तो यहां पर समय है, तो प्रारंभ में समय कितना था, 0 समय था। उस समय कण का वेग कितना था, u था, ठीक है। t समय बाद, 0 से t समय बाद, तो यहां लिखूंगा t समय बाद कण का वेग क्या हो गया था, v हो गया था। ये बात समझ में आई। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से, वंस मोर, एक बार ये चीज देखनी पड़ेगी। देखिए पहले dv था, dv बराबर a dt था, मुझे dv से क्या प्राप्त करना है, v प्राप्त करना है। तो dv से v निकालने के लिए मैं यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन।
अब इंटीग्रेशन समाकलन जब भी करते हैं तो हमें लिमिट लगानी पड़ती है, ठीक है। क्या क्या लगानी पड़ती है हमें? लिमिट। तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन में अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट हमेशा प्रारंभ से अंतिम तक लगाई जाती है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियली प्रारंभ में समय कितना था? 0। उस समय वेग कितना था? कण का प्रारंभिक वेग u था। फिर t समय निकलने के बाद कण का वेग कितना आया? v आया। तो ये सबको समझ में आई लिमिट किस तरह से लगाई मैंने? ओके। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे यहां लिख देंगे हमारे पास क्या आ गया है? dv, और यहां पर आ गया हमारे पास a dt। यहां पर हमने समय का लिमिट लगाई, समय जब 0 था तब वेग u था, t समय बाद वेग हो गया है v। अब याद कीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें जो अपन ने पहले की क्लासों में कर ली है वो वापस से बता देता हूं। dx का समाकलन होता है x, dy का समाकलन होता है y। तो बताइए dv का समाकलन क्या होगा? dv का समाकलन होगा v। ये मैंने समाकलन में आपको बता रखा है। तो dv का समाकलन हो जाएगा हमारे पास v। तो dv की जगह लिख देते हैं v। अपर लिमिट कितनी है? v, और लोअर लिमिट कितनी है? u। ओके। अब ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से हमेशा क्या होता है? बाहर आ जाता है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन सबसे बाहर निकल जाता है। तो कांस्टेंट a आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा dt। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। ओके। अब क्या करते हैं? समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v को v की जगह रखेंगे तो अपर लिमिट, माइनस u को v की जगह रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट, बराबर a। dt का, dv का कितना होता है? v। dy का समाकलन होता है y। तो dt का समाकलन कितना होगा? t। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t, ठीक है। v माइनस u a। अपर लिमिट कितनी है? यहां पे रखो t की जगह t, माइनस लोअर लिमिट रखो t की जगह 0। कितना आ जाएगा आंसर? तो यहां लिखता हूं फाइनल स्टेप, v माइनस u बराबर a इंटू टी, बराबर a इंटू टी। माइनस u इक्वल के उधर जाकर हो जाएगा प्लस u, तो u प्लस ए टी। ये हमने प्रथम समीकरण को हमने क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया, डिराइव कर दिया है, ठीक है। किस तरह से डिराइव किया आपको पता लग गया? ओके। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की, गति की द्वितीय समीकरण की। यहां पे लिखते हैं गति की द्वितीय समीकरण को प्रूव करना है। क्या होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए मुझे क्या चाहिए? s मतलब दूरी, और क्या चाहिए? a मतलब त्वरण, और क्या चाहिए? u चाहिए, t चाहिए। ऐसी कौन सी समीकरण है जिसमें s मतलब दूरी भी आ जाए और वेग भी आ जाए और समय भी आ जाए? तो यहां पर हम शुरू करेंगे तात्क्षणिक वेग के सूत्र से। यहां पे लिखेंगे तात्क्षणिक वेग के सूत्र से। तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या होता है? v बराबर, वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये होता है तात्क्षणिक वेग का हमारे पास सूत्र, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब क्या करेंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। dx की वैल्यू क्या होगी? v इंटू डी टी, v डॉट डी टी। अब dx क्या है? फिर से पता है हमें, अल्प है, अल्प राशि है। dx से अगर x ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण के समाकलन से। उपरोक्त समीकरण का हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्प राशि से पूर्ण राशि प्राप्त करनी है। तो dx का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ये देखो इधर vdt का भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाते हैं। यहां पर dt दिख रहा है तो समय की मुझे मात्रा क्या लिमिट लगानी है। यहां पर dx दिख रहा है, मुझे यहां पर दूरी या विस्थापन की लिमिट लगानी है। तो जिस समय समय जीरो था उस समय कण कितना चला था? उस समय कण भी 0 चला था, 0 दूरी तय की थी कण ने भी। और t समय बाद
कण ने कितनी दूरी तय की थी? s दूरी तय की थी। समझ में आया? 0 समय पर 0 दूरी तय की थी, t समय बाद s दूरी तय की थी। ठीक है, अब इसको हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। dx का समाकलन क्या होगा? x। ठीक है, अपर लिमिट इज s एंड लोअर लिमिट इज 0। ओके भाई, अब क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे v dt। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, सबको समझ में आया? dx का समाकलन हो गया x, dy का समाकलन होता है y, dt का समाकलन t, dv का समाकलन v। समझ में आया? 0 से s मैंने क्या लगा दी? लिमिट लगा दी। अब आपको पता है v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। तो v की जगह यहां पर मैं लिख देता हूं u प्लस at, क्योंकि आपको पता है v बराबर u प्लस at, तो यहां पर v की जगह मैं लिख देता हूं u प्लस at। आगे पड़ा है dt, तो मैं भी लगा देता हूं dt। लिमिट लगानी है 0 से लेकर t तक, तो मैं भी लगा देता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अपर लिमिट कितनी है? s, तो x की जगह लिखेंगे s, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0, तो x की जगह लिखेंगे 0 बराबर। अब करेंगे समाकलन। सबसे पहले u का समाकलन करेंगे, आगे क्या है? dt, गुणा कर देंगे। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो u डॉट dt, और इसका करेंगे समाकलन 0 से t तक। फिर आगे लगा हुआ है प्लस, क्या लगा हुआ है? प्लस। फिर लगा देंगे समाकलन, यहां पर है at dt। देखो at dt, और 0 से लेकर t तक हम कर देंगे इंटीग्रेशन। भाई इतना क्लियर हुआ सबको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इतनी। अब आगे चलते हैं। अब s माइनस 0 क्या होता है? s होता है बराबर, u क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, समाकलन से बाहर आ जाता है। और dt का समाकलन क्या होगा बताओ? t होगा। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t। आगे लगा हुआ है प्लस। अब एक क्या है? त्वरण क्या है? त्वरण भी कांस्टेंट है, नियत है, बाहर आ जाएगा। अंदर कितना आ गया? अंदर आ गया t dt, और इन लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर t तक। अब t की पावर कितनी है? अगर dt होता तो इंटीग्रेशन t हो जाता, लेकिन यहां पे t आ गया, और t की पावर कितनी है? 1। तो आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था कि कभी भी कोई राशि आ जाए जिसकी घात n हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या कैसे करेंगे? पावर में 1 जोड़ देंगे, अपॉन में पावर में 1 जोड़ देंगे। याद है क्या सबको? पावर में 1 जोड़ दो प्लस पावर में 1 जोड़ दो। ओके, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से लिखेंगे u s बराबर u, यहां पे कितना था? t। फिर से ये स्टेप लिख देंगे t, अपर लिमिट इज t एंड लोअर लिमिट इज 0। आगे लिखेंगे प्लस, फिर प्लस है a, यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे t dt 0 से लेकर t। ये समझ में आ गया? उसी स्टेप को मैंने फिर से लिखा है। अब t की पावर कितनी है? यहां पे 1 है। तो कैसे करते हैं समाकलन? पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। पता है ना आपको? ये देखो n है, तो पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। कैसे करेंगे? देखिए जल्दी जल्दी, तो साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। यहां पे लिखेंगे अपर लिमिट t की जगह रखेंगे t, माइनस लोअर लिमिट t की जगह रखेंगे 0 प्लस a। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 जोड़ दो, अपॉन में पावर में 1 जोड़ दो। लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t। s बराबर t माइनस 0 कितना होता है? t, तो ये हो जाएगा ut प्लस a। ये देखो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, और 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अंदर आ जाएगा t, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। कितना आ जाएगा अगले स्टेप में? देखो s इक्वल टू ut प्लस a बाय 2। अपर लिमिट कितनी है? t की जगह t रखो, t स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0। आंसर ही आ गया हमारे पास। क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप में? यहां पे लिखेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस, ये देखिए 1/2 है, 1/2 हाफ
आगे a है, आगे t स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी। सबको समझ में आया कि हमने सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से प्रूव की। यहां से हमने v बराबर dx अपॉन dt लिया, dx की वैल्यू निकाली v dt, और दोनों तरफ यहां से इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन सॉल्व किया और आंसर ही आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम तीसरी समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो गति की तीसरी समीकरण, तृतीय समीकरण क्या है? वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इस बार मैं फिर से लिखूंगा, क्योंकि देखिए v है, u है और s है। जब भी s आता है तो मुझे वो समीकरण यूज करनी है जिसमें दूरी आती हो। ठीक है, तो यहां पे फिर से लिखूंगा ताक्षणिक वेग के सूत्र से, ताक्षणिक वेग के सूत्र से। अब बताओ, सब बताओ बच्चों, ताक्षणिक वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां पर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? dx की वैल्यू आ जाएगी v dt। क्या वैल्यू आ जाएगी dx की? v dt। ओके, अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए, यहां पर एक दिक्कत यह है कि इस समीकरण में v है, यहां पे हमें v भी ज्ञात करना है। ठीक है, और जब लिमिट लगाते हैं तो u भी आ जाता है, v और u एक साथ आ जाते हैं। x है, x भी आ गया, लेकिन इस समीकरण में t नहीं है और हमारे पास यहां पर t है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? मैं क्या कह रहा हूं, हमने v बराबर dx अपॉन dt इसलिए लाया है क्योंकि हमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो यहां पे मुझे s दिख रहा है, ये रहा x, a दिख रहा है, यहां पे त्वरण नहीं है कहीं भी, कोई बात नहीं। u दिख रहा है, u और v इससे आ जाएंगे, लेकिन यहां पर समय है, यहां पर समय नहीं है, तो मुझे यहां पे समय हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारी फाइनल इक्वेशन में, अंतिम समीकरण में समय नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए dx की हमें गुणा करेंगे। ठीक है, और हम dx का भाग देंगे। ओके, एक मिनट, सॉरी, अपन ऐसा करते हैं, यहां पर त्वरण भी मुझे चाहिए, तो ताक्षणिक त्वरण का सूत्र हम यूज करेंगे। ताक्षणिक त्वरण के सूत्र से, ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? a बराबर वेग में परिवर्तन की दर। तो आप यहां पे देखिए, त्वरण है, यहां पे है, यहां पे वेग है, यहां पे वेग है, यहां पर दूरी नहीं है। अगर दूरी नहीं है तो मुझे यहां पर dx की गुणा करनी पड़ेगी और dx का भाग देना पड़ेगा। तो किसी भी समीकरण में अगर एक चीज की गुणा करते हैं और उसी चीज का भाग देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे सर आपने गुणा क्यों करी dx की और dx का भाग क्यों दिया? क्योंकि एक तो मुझे यहां पर x चाहिए था, दूरी चाहिए थी, तो दूरी आ गई। दूसरा मुझे यहां से समय हटाना है, तो ऐसा करने से समय भी हट जाएगा क्योंकि मेरे पास अंतिम समीकरण में समय नहीं है। ठीक है, सुनते रहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस dx को इसके नीचे लिख देंगे और इस dt को हम dx के नीचे लिख देंगे। देखिए, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। इसका मतलब dx बट्टा dt की जगह, तो यहां पे dx बट्टा dt लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dx बट्टे dt की जगह मैं v लिख सकता हूं, वेग लिख सकता हूं। समझ में आई थी बात सबको? ओके, देखिए अब हमारे पास समीकरण में त्वरण है, वेग है, हाँ वेग है, दूरी है, हाँ दूरी है, सारी बात राशियां आ गई। इसका मतलब ये समीकरण हमारे लिए तैयार हो गई है। हमें बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके समाकलन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तिरछी गुणा करो, a dx बराबर यहां पे क्या आ जाएगा, v dv। आ रही है बात समझ में सबको? ओके, अब यहां पर देखिए dx और dv दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण के समाकलन से। इस समीकरण का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो यहां पे लिखेंगे उपरोक्त
समीकरण के समाकलन से हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या लगा देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के चिन्ह, v dv यहां भी समाकलन कर देंगे। अब देखिए यहां पे dx, प्रारंभ में जो वेग क्या था, यहां पे वेग का हमें लिमिट लगानी है। तो प्रारंभिक वेग होता है u, उस समय कितनी दूरी तय की थी कण ने, 0। अंतिम वेग कितना होता है v, तब कण ने कितनी दूरी तय की थी, s। यहां पे देखिए dx है ना, तो दूरी की हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो प्रारंभ में दूरी कितनी तय की थी, 0 उस समय, और लास्ट में दूरी कितनी तय की थी, s। प्रारंभ में वेग कितना था u और अंतिम वेग कितना था v। ये बात आपको समझ में आई? ओके। अब त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सबको पता है। अब अपर लिमिट इज s एंड लोअर लिमिट इज 0। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है v की पावर कितनी है, 1 है ना, v की पावर 1 है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 जोड़ दो प्लस पावर में 1 जोड़ दो, पता है ना आपको, 1 + 1 पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट इज u। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे a, यहां पे था x, यहां पे था अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, और यहां था पावर में 1 जोड़ी थी, पावर में 1 जोड़ी थी, अपर लिमिट थी v, लोअर लिमिट था u। इसको सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, s माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 इक्वल टू, हाँ ऊपर कितना हो जाएगा, v² अपॉन में 2। अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट इज u, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा a इंटू s बराबर 2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट कितनी है, v² माइनस लोअर लिमिट है u²। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए 2 की गुणा करेंगे इधर, ये हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। माइनस u² को बराबर के उधर पक्षांतरण में भेजो, क्या हो जाएगा, v² बराबर माइनस u² उधर जाएगा, u² प्लस 2as। तो इसी के साथ हमने ये तीसरी समीकरण भी हमने प्रूव कर ली है। इस तरह से देखिए आज की क्लास में हमने तीनों समीकरणों को अवकल व समाकलन विधि से सिद्ध किया है। यहां पे हमने की थी प्रथम समीकरण, इसके लिए हमने तात्क्षणिक त्वरण लगाया था, dv बराबर adt हो गया था और समाकलन किया और हमारे पास आंसर ही आ गया। उसके बाद हमने दूसरी समीकरण के लिए v बराबर dx बटा dt लगाया, तिरछी गुणा करी और समाकलन किया और आंसर आ गया। उसी प्रकार से हमने फिर तीसरी समीकरण हमने प्रूव की है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? और कई कमेंट में पिछले लेक्चर में मैंने देखा था, कई बच्चे कह रहे थे कि वो जो मैंने करवाया था मैथमेटिकल पार्ट करवाया था, जो गणितीय विधि करवाई थी, वो कई बच्चों को, 1-2 बच्चों को कमेंट में मैंने देखा था कि समझ में नहीं आई है। तो उसमें आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया है, मैंने आपको बताया, वो आप मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।